गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए एक बार जल्दी से साउंड वगैरह चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो बच्चे आज आपकी आरएसी की लास्ट क्लास हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। चलिए, तो आज आपकी लास्ट क्लास रखेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर कूलर। चलिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपके पेपर के लिए कुछ मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि आपको तैयारी करनी किस तरह से है। थोड़ा सा इस तैयारी के बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा इसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे देखिएगा, जो भी कोई आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसका सिलेबस आपको क्लियरली मेंशन होगा। और सिलेबस की आप बात करोगे तो सिलेबस जनरली जो होता है किसी भी एग्जाम का, ठीक है, उसमें एक आपकी ट्रेड होती है, ठीक है, और ट्रेड में आपकी कौन सी ट्रेड रहने वाली है, यहाँ पर आरएसी ट्रेड रहने वाली है, ठीक है। एक तो आपकी आरएसी ट्रेड होगी, ठीक है। इसके अलावा एक आपका पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल। ट्रेड वाला आपका जो पार्ट होता है ये बेसिकली आएगा टेक्निकल पार्ट में, ठीक है। और दूसरा आपका जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल। अगर नॉन टेक्निकल की जनरली आप बात करोगे किसी भी एग्जाम के लिए, इसमें आपकी होती है रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपका होता है एप्टीट्यूड, जिसे आप सिंपल मैथ्स भी बोल देते हो, ठीक है। इसमें आपकी होती है जीएस, ठीक है। और इसमें आपकी हो सकती है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है, ठीक है। वो एग्जाम पर डिपेंड करता है कि एग्जाम अगर आपका स्टेट का है तो हिंदी भी हो सकती है, अदरवाइज अगर सेंट्रल के जितने भी एग्जाम है उन सभी में इंग्लिश आपकी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये लगभग आपके एक दो तीन चार और पांच, टोटल पांच पार्ट होते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो क्या आप सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए दे दोगे, ठीक है। क्या आप सारा का सारा टाइम अपना ट्रेड को दे दोगे और सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या सारा का सारा टाइम आप नॉन टेक्निकल को दे दोगे और सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनमें से अगर आप बात करोगे आपकी ट्रेड की, आरएसी जो ट्रेड है, ठीक है, अगर आप बात करोगे ट्रेड की, जीएस की और इंग्लिश की, ठीक है, इनमें 100% मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लो ट्रेड में, जीएस में और किसी लैंग्वेज में, आप 100 में से 100 नंबर स्कोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लगभग 90% स्कोर इनमें कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। अगर आप 90% स्कोर ट्रेड में कर रहे हैं और 90% स्कोर जीएस में, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आप सभी लोग जानते होंगे, अराउंड अगर आप 50 to 60% स्कोर भी जीएस में कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर इंग्लिश की आप बात करोगे या हिंदी की आप बात करते हो तो लगभग 60% के आसपास का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरह से लेकर चलनी है। लेकिन इसमें अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में आपको किसी भी एग्जाम में 100% स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो इसमें आपको 100% स्कोर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपका सिलेबस एक तरीके से लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको किसी भी साइट पर, कहीं से भी, किसी भी कोचिंग सेंटर के या जैसे भी आप कहीं से भी टेस्ट पेपर अरेंज करिए, टेस्ट अरेंज करिए और डेली, ठीक है, डेली भी ना दे पाओ तो लगभग तीसरे दिन, ठीक है, हर तीसरे दिन आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ठीक है।
क्योंकि अब आपका जो मेन इंप्रूवमेंट होने वाला है वो सिर्फ टेस्ट देकर ही हो सकता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। बिना टेस्ट दिए आप अपने आप को ना ही जज कर सकते हो, ना ही अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। बिना टेस्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं अगर, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। एक बच्चा बोले कि सर क्या मैं इंग्लिश को पेपर में छोड़कर जा सकता हूं? नहीं जा सकते हो। मान लिया मैंने कहा कि आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है रीजनिंग, ठीक है, 10 मार्क्स की आती है रीजनिंग, 10 मार्क्स की आती है मैथमेटिक्स, ठीक है, 10 की आती है जीएस और 10 की आती है इंग्लिश। एक बच्चा बोलेगा कि सर मुझे जीएस और इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मैं एग्जाम में छोड़कर जा सकता हूं? आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, इनमें से किसी भी पार्ट के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको इसमें 10 में से 10 रीजनिंग में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, 10 में 10 मैथ्स में स्कोर करना पड़ेगा। अगर जीएस की बात करोगे तो आपको लगभग 6 मार्क्स चाहिए ही होंगे। ठीक है, कम से कम 6 नंबर आपको लाने ही होंगे। इसी तरह से इंग्लिश की अगर आप बात करोगे तो कम से कम 6 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। ठीक है, इनमें से किसी भी पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो। अब ऐसा भी नहीं करना है, कोई बच्चा सोचने लगे कि सर मैं तो जीएस में 10 में से 10 स्कोर करके देखता हूं, ठीक है, ये आपका टाइम ही बेकार कराएगा। आपके अगर 6 या 7 नंबर आते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। इसी तरह से अगर इंग्लिश में भी 6 से 7 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉन टेक्निकल सेक्शन की आप बात करोगे और ये आपका टोटल 40 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये आपका टोटल अगर 40 मार्क्स का आता है, एनटी से मैंने लिखा नॉन टेक्निकल, ये आपका 40 मार्क्स का आता है। तो इस 40 में से आपको 10, 20, ठीक है, और 12, 32, 32 मार्क्स आपको एट लीस्ट, कम से कम 32 मार्क्स कम से कम है, 32 मार्क्स कम से कम है, 32 मार्क्स लीस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप जो टेस्ट देते हो, ठीक है, और पैटर्न कुछ इस तरह का है, ठीक है, और आपका 32 से अगर कम स्कोर है, ठीक है, इसे परसेंटेज में देख लेते हैं ताकि वो आपको और आसान रहे। अगर 32 की आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आता है 80%, यानी कि नॉन टेक्निकल जो है आपका, इसमें आपको लगभग 80% मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। तो टेस्ट देना स्टार्ट करो, अपने आप को चेक करो। अगर 80% मार्क्स कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी ला सकते हो, लेकिन कम से कम अगर 80% मार्क्स आप नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन में स्कोर करते हो तब आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर इससे कम आपका स्कोर है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रेड वाले पार्ट पर। तो जब आपका इतना नंबर आने लगे तो समझ जाओ कि हम अब ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मेहनत को और बढ़ाइएगा, कोशिश करना है कि 32 से और ऊपर चले, लेकिन कम से कम इतने पर तो आपको आना ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रेड वाले पार्ट पर। और ट्रेड वाला पार्ट आपने देख ही लिया होगा कि ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, यह कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है। लगभग 4 से 5,000 क्वेश्चन अकेले ट्रेड के ही बन सकते हैं और क्वेश्चंस की वैरायटी इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये भी अपने आप में। ठीक है, तो करना क्या है आपको, देखिएगा, तो आपको तैयारी आपको जो करनी है वो आपका जो पर्टिकुलर एग्जाम होगा, ठीक है, आपका जो आने वाला एग्जाम होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार आपने सारी ट्रेड अगर पढ़ ली है तो आपका जो आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसमें जैसे मान लिया हम एएलपी का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है, एएलपी का ही एग्जाम्पल लें, तो आपको करना क्या है, जितनी थ्योरी मैंने आपको कराई है सबसे पहले ये कवर करनी है। ठीक है, सारी थ्योरी आपको कवर करनी है, जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे कवर करने हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह आपको सारे पढ़ लेने हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, इतना करने पर फिर आपको टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। और जो मुझे लगता है, अगर मान लिया ट्रेड आपकी 80 मार्क्स की आती है, ठीक है, अगर 80 नंबर की ट्रेड आती है और आपने इतना सारा काम कर लिया तो लगभग 60 मार्क्स, 60 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या हमारी जंग 60 नंबर पर ही खत्म हो जाती है? ठीक है, क्या हमारी मेहनत सिर्फ 60 नंबर तक ही है? ये आपकी मेहनत नहीं है। अभी तक हमने क्लास में जो किया है ये आपकी मेहनत नहीं है, ये मेरी मेहनत है। ठीक है, ये मेरी मेहनत है, आपने सुना है, समझा है, ठीक है, बस उसे याद किया है।
लेकिन इसमें आपका योगदान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपके योगदान के बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप कैसे अपना योगदान दोगे, आप इस 60 को 70 मार्क्स पर लेकर जाओगे। ठीक है, आप ये जो आपका स्कोर 60 मार्क्स आया है, आप इसे 60 से 70 लेकर जाओगे। ठीक है, और आप इसे 60 से 70 कैसे लेकर जा सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपका जो आने वाला एग्जाम होगा उसके ओल्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे, ठीक है, उसके पुराने क्वेश्चन जितने भी हैं, सबसे पहले आपको ये तैयार करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कोई बुक उठा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके पुराने सारे क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई नया क्वेश्चन, नया डेटा या नया कॉन्सेप्ट मिलता है, उसे अच्छे से सर्कल करके अपनी कॉपी में नोट कर लो या उसे आगे के लिए तैयार करके रखो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इसके बाद आपको बुक उठानी है। कौन सी, निमी बुक, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको निमी बुक से ही मिलते हैं। फिर आपको अच्छे से बैठकर निमी बुक को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका सबसे लास्ट का काम है, ये आपका सबसे लास्ट का काम है। ठीक है, और आपका स्कोर अगर 70 के आसपास चला जाता है तो ये समझो कि आपका ये स्कोर काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके पुराने क्वेश्चन उठाओ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, और सबसे लास्ट में जब इतना आप कर लो, इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो बुक होती है निमी बुक, इस निमी बुक को उठाओ और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं वो निमी बुक से ही फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ अपनी तैयारी चलनी है, तब जाकर आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ने हैं, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका स्कोर इंप्रूव करें। ठीक है, और यहां पर जब आप 10 से 15 नंबर और बढ़ा सकते हो, इसके अलावा 10 से 15 नंबर अगर आप और बढ़ा सकते हो, तब जाकर आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स जब आप और बढ़ाओगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होना है। और ये 10 to 15 मार्क्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, आपका जो आने वाला एग्जाम है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो, निमी बुक पढ़ो, तब जाकर आपके 10 to 15 मार्क्स बढ़ने वाले। चलिए, तो इतना आपको करना है, तब जाकर आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना है। तो तैयारी किस तरह से करनी है, इसके अलावा किसी बच्चे का अगर और डाउट है तो बिल्कुल मुझे बता सकता है। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत ही सब कुछ करा सकती है, अदरवाइज सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर ट्रेड वगैरह की बात करोगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी बहुत कम होती है, और यहाँ पर सिलेक्शन आप तभी ले सकते हो जब आप बाकी लोगों से कुछ अलग करोगे। ठीक है, अलग कैसे करोगे, अलग आपको करना है, सबसे लास्ट में एक बुक उठानी है आपको, और ये बुक आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। फिर बात आती है कि सर ये नेमी बुक मिलेगी कहाँ से, तो जाओ गूगल करो, ढूंढो, सब मिल जाती हैं ऑनलाइन, सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो आज आपके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस का समापन कर लेते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर कूलर की। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, वाटर कूलर, तो जैसे कि इसका नाम है वाटर कूलर, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वाटर कूलर से पानी का टेम्परेचर हम किस रेंज में रखते हैं। ठीक है, तो रेंज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज की एग्जामिनर बात करता है तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक की कूलिंग के लिए वाटर कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाटर कूलर का। ठीक है, देखिएगा, ए वाटर कूलर और वाटर डिस्पेंसर इज ए डिवाइस दैट कूल्स एंड डिस्पेंसेस वाटर। वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर एक उपकरण है जो पानी को ठंडा और वितरित करता है। ठीक है,
अब अगर वाटर कूलर की हम बात करें तो यह भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है बोतल लेस और एक आपका हो सकता है विद बोतल या बोटल्ड वाटर कूलर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने देखा भी होगा, आप सड़क के किनारे कहीं जाते हो, ठीक है, तो वहां पर टैंक टाइप के लगे होते हैं ठंडे पानी के, तो क्या है, बोतल लेस वाटर कूलर है। और सिंपली अगर आप घर की बात करोगे, ठीक है, घरों में जो पानी लेकर आता है वो किस में आता है, बोतल में आता है। ठीक है, तो इन बोतल की कूलिंग किससे कर रहे होंगे, बोतल वाटर कूलर से कर रहे होंगे। तो इट इज जनरली ऑफ टू कैटेगरीज, बोतल लेस जिसमें बोतल नहीं होती है, और एक होता है बोटल्ड वाटर कूलर। ठीक है, नॉर्मली आपने कोचिंग सेंटर वगैरह में देखा होगा, ऊपर क्या रखते हैं, ठीक है, नीचे उसके पूरा रेफ्रिजरेशन का सिस्टम लगा होता है और ऊपर से उसमें सीधा एक बोतल लगा देते हैं। ठीक है, बोतल लेस वाटर कूलर आर हुक्ड अप टू द वाटर सप्लाई। ठीक है, इन्हें सीधा पानी की जो सप्लाई होगी इससे जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर कितना टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है वाटर कूलर। वाटर कूलर में जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसकी रेंज पूछ सकता है, कितनी रेंज होती है यहाँ पर, तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है। ठीक है, इसकी कूलिंग रेंज होती है। चलिए फिर आगे बढ़े इसमें। तो वाटर कूलर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अगर वाटर कूलर की बात करें, अगर वाटर कूलर की हम बात करें तो ये आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, एक इसमें होता है इंस्टेंटेनियस टाइप। ठीक है, जिसमें स्टोरेज टैंक का कोई भी जुगाड़ नहीं होता है, सीधा पानी को ठंडा करते हैं और इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइप यानी कि तुरंत पानी को ठंडा कर देगा। एक आपका होता है स्टोरेज टाइप, यानी कि इसमें पहले पानी को ठंडा करके स्टोर करते हैं और फिर इसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें पानी को स्टोर करने के लिए, पानी का एक लेवल बनाए रखने के लिए फ्लोट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपको हो सकता है इंस्टेंटेनियस कम स्टोरेज टाइप, यानी कि इसमें फ्रेश पानी भी आता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें स्टोरेज की भी सुविधा उपलब्ध होती है। तो वाटर कूलर आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस टाइप, स्टोरेज टाइप, और तीसरा आपका इंस्टेंटेनियस कम स्टोरेज टाइप। ये तीन प्रकार के वाटर कूलर हो सकते हैं। वाटर कूलर से कितना तापमान हम बनाए रख सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान वाटर कूलर से बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगर कंस्ट्रक्शन की आप बात करोगे तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं, कंडेंसर, इवेपोरेटर, ठीक है, और आपका कंप्रेसर, ये सभी चीजें यहाँ पर भी बिल्कुल इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो ए वाटर कूलर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। एक वाटर कूलर में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इसमें कंप्रेसर होता है, इसमें कंडेंसर, फैन विद मोटर, वाटर स्टोरेज टैंक, एक्सपेंशन डिवाइस, इवापोरेटर, फिल्टर। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, कंडेंसर, कंप्रेसर, मोटर के साथ पंखा, जल भंडारण टैंक, विस्तार उपकरण, वाष्पीकरण करता यानी कि इवापोरेटर, और साथ में फिल्टर, ये सभी चीजें एक वाटर कूलर में बिल्कुल इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए एक बार यहां तक देखो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आगे देखिएगा इसमें। फिर बात आती है कि जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वाटर कूलर में जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, ये 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान वाटर कूलर में बनाए रखना होता है। फिर बात आती है कि यह टेम्परेचर हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, तो इसमें थर्मोस्टैटिक स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्मोस्टैट क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करेगा, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज है, जैसे ही इसमें ये पानी का तापमान पहुंचेगा, ये क्या कर देता है, कट कर देता है सिस्टम को, या सिस्टम को चालू कर देता है अगर रेंज इसके ऊपर चली जाती है। ठीक है, अगर 20 से ज्यादा तापमान है तो क्या करेगा, कंप्रेसर को चालू कर देगा, जिससे हम कम तापमान बना सकते हैं। ठीक है,
अगर स्टोरेज टैंक की हम बात करेंगे तो स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए नॉन कोरोसिव मटेरियल यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज टैंक की अगर हम बात करेंगे तो इसका मटेरियल जो होगा, स्टोरेज टैंक के अगर मटेरियल की हम बात करेंगे स्टोरेज टैंक के अगर मटेरियल की हम बात करें स्टोरेज टैंक के अगर मटेरियल की आप बात करोगे तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बना होता है, नॉन कोरोसिव होता है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगेगा, नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, जंग नहीं लगता है, ये कैसा होता है, नॉन कोरोसिव। यह नॉन कोरोसिव होता है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, देखिएगा, ए थर्मोस्टैटिक स्विच इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड वाटर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडे पानी की तापमान सीमा को नियंत्रित करने के लिए एक थर्मोस्टैटिक स्विच प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक थर्मोस्टैटिक स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जिससे तापमान इस रेंज के अंदर बना रहता है। वाटर स्टोरेज टैंक इन विच कोल्ड वाटर इज स्टोर्ड is made from non-corrosive material such as galvanized iron sheet। ठीक है, जल भंडारण टैंक जिसमें ठंडा पानी संग्रहित किया जाता है गैर संचारक सामग्री जैसे जीआई शीट से बना होता है। ठीक है, जीआई चादर से बना होता है। इसमें एक फ्लोट वाल्व दिया होता है। ठीक है, जो स्वचालित रूप से इसके पानी का एक निश्चित स्तर बनाए रखता है। ठीक है, फ्लोट वाल्व की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पानी का एक मिनिमम लेवल यहाँ जितना चाहिए होता है उतना बनाए रखते हैं। ठीक है, फ्लोट वाल्व होता है क्या है, बेसिकली आपकी जो वाटर लाइन होगी, ठीक है, यहाँ एक पिन के थ्रू इस तरह से एक बॉल टाइप का फ्लोट करता रहता है पानी के लेवल पर। जैसे सिंपल आपने देखा होगा ना, घर आपकी छत पर जो पानी की टंकी रखी होगी, इसमें एक बॉल तैरती रहती है, एक वॉल्व से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगर लेवल कम होता है तो बॉल नीचे की तरफ जाती है और पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पानी जब आता रहेगा तो लेवल बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे वॉल जाकर क्या करता है, पानी की सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, तो सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे पानी का एक लेवल हम यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। तो थर्मोस्टैटिक स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी का टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनाए रखता है। फ्लोट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के लेवल को बनाए रखता है। ठीक है, नॉन कोरोसिव मटेरियल गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यहाँ पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए आगे बच्चे हम पढ़ेंगे इसमें बॉटल कूलर। तो एक बार फिगर देख लेते हैं, ये आपका होता है बॉटल कूलर, और ये बॉटल कूलर हर एक बच्चे ने देखा होगा। ठीक है, आप किसी दुकान पर जाओगे, आपके आसपास जो होगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जहाँ पर आपको मिलती हैं, ठीक है, तो इसी तरह का वहां पर एक सिस्टम रखा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटल कूलर। तो इसे देखकर हर एक बच्चे को याद आ गई होगी बॉटल कूलर। ठीक है, तो बॉटल कूलर इसका मतलब क्या है, यहां पर सीधे बोतलें ठंडी की जाती हैं, बॉटल कूलर।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका होता है सिंपल बॉटल कूलर। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, वो है इसका टेम्परेचर रेंज। ठीक है, कि बॉटल कूलर में कितना तापमान बनाए रखा जाता है। तो 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम बॉटल कूलर में बनाए रख सकते हैं। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है इसके टेम्परेचर रेंज को लेकर। ठीक है, इसके अंदर का जो तापमान बनाए रखना होता है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ पर बनाए रखना होता है। ठीक है, बॉटल कूलर। चलिए, इट इज ए मशीन विच इज यूज टू कूल ड्रिंक्स इन बोटल्स। ठीक है, बोतल के अंदर जो ड्रिंक्स होती हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, इन्हें ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बोतल कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो फर्स्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा बच्चे, लास्ट में हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, देखोगे आपके 4 या 5 टॉपिक जो हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जिसमें आपको दिमाग लगाना हो। देखिए, ट्रेड वाले जो पार्ट होते हैं इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 2 मेन चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एक इंफॉर्मेशन है। तो कंसेप्ट वाले जो पार्ट हैं वो मेनली जितने भी हैं मैं सारे आपको करा चुका हूं। अब जो बची है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली बात आती है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन अचानक से ही आपके पास इकट्ठी नहीं हो जाएगी। आप जितना ज्यादा चीजों को पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे अलग अलग बुक रेफर करना स्टार्ट करोगे, तब जाकर आपकी नॉलेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे एग्जामिनर अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि बोतल के अंदर जो ड्रिंक्स होती हैं इन्हें ठंडा करने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने रेफ्रिजरेशन में इतनी सारी चीजें पढ़नी, इतने सारे नाम पढ़ लिए, ठीक है, वो कोई भी नाम डाल देगा, आपको पेपर में पक्का कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो गिवन होगा वही सही होगा। ठीक है, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वही चीजें सही मानी जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सल चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, कि आपने थर्मो पढ़ी, ठीक है, उसका जो बेसिक था हीट वाला कॉन्सेप्ट लगाया, सभी जगह वही लगेगा, नहीं, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। यहां पर अगर इसने तापमान दिया है कि 4.5 से 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करके रखना है, बनाए रखना है, तो यही टेम्परेचर रेंज सही मानी जाएगी। अगर बुक में आपके लिखा हुआ है कि पेय पदार्थ की जो बोतल होती है इन्हें ठंडा करने के लिए बोतल कूलर, डीप फ्रीजर, इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बोतल कूलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बोतल कूलर ही आपका यहाँ पर सही माना जाना है, जो आपकी किताब में लिखा है वही सही माना जाना है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपको बार बार पढ़ने से ही दिमाग में सेट होने वाली है। ठीक है, कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपल आपके क्या है, इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए, तो इट इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू कूल ड्रिंक्स इन बोतल। ठीक है, यह एक मशीन है जिसका उपयोग पेय पदार्थों को बोतल में ठंडा करने के लिए किया जाता है। Like other commercial refrigeration cabinet, it is horizontal steel cabinet fitted with airtight door। ठीक है, और ये कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि क्षैतिज होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये कैसी होती है? क्षैतिज होती है। अब आप इसे देखकर भी बता सकते हो कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये मशीन आपकी जो गिवन है, ठीक है, आप इसे देखकर भी बता सकते हो कि ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल मशीन है और 4.5 से 7 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। द कंडेंसिंग यूनिट इज फिटेड एट वन एंड ऑफ द कैबिनेट एंड द कूलिंग कोयल ट्यूबिंग इज रैप्ड एंड सोल्डर्ड अराउंड द इनर टैंक। ठीक है, जो इसके अंदर वाला टैंक होगा इसमें आपकी कूलिंग कोयल लगी रहती है, इवेपोरेटर कोयल लगी रहेगी,
और बाहर की तरफ जो आपको दिखाई देगा वो कंडेंसर दिखाई देता है, जिससे लगातार गर्मी निकलती रहती है। द सोडा और वाइन बोटल्स, ठीक है, अब इस चीज को भी याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे सीधा पूछ लेगा कि सोडे की बोतल और वाइन की जो बोतल होती है, इन्हें ठंडा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बोतल कूलर का इस्तेमाल किया जाता है सोडा और वाइन की बोतल को ठंडा करने के लिए। थर्मोस्टैटिक स्विच की हेल्प लेते हैं टेम्परेचर को 4.5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए। तो यह एक मशीन है, यह एक मशीन है जिसका उपयोग पेय पदार्थों को बोतलों में ठंडा करने के लिए किया जाता है। अन्य वाणिज्यिक प्रशीतन कैबिनेटों की तरह यह एक क्षैतिज स्टील कैबिनेट है जो वायुरोधी दरवाजों से सुसज्जित है। संगणक इकाई को कैबिनेट के एक छोर पर फिट किया गया है और कूलिंग कोयल ट्यूबिक को आंतरिक टैंक के चारों ओर लपेटा और सोल्डर किया गया है। ठंडा करने के लिए इसमें सोडा या वाइन की बोतलों को सोडा या वाइन की बोतलें रखी जाती हैं और इतने टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, अगला कूलर इसमें आता है बच्चे, विजिबल कूलर, ठीक है। अब इसमें विजिबल कूलर की अगर आप बात करोगे तो यह भी एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, यह भी एक ऐसी मशीन है जो हर एक बच्चे ने देखी होगी। अब नाम इसका दिखाई दिया विजिबल कूलर, तो आप समझोगे कि ये क्या होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ये होता है विजिबल कूलर, हर एक बच्चे ने देखा होगा, ठीक है, आपके आसपास दुकानें जो होंगी वहीं पर रखा होगा विजिबल कूलर। अब बात आती है कि इसे विजिबल कूलर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे अगर आप देखोगे, बोतल कूलर जो था, ठीक है, आप इसके अंदर कौन सा पेय पदार्थ रखा हुआ है, कौन सी ड्रिंक रखी हुई है, ये आप नहीं बता सकते हो। इसके अंदर क्या रखा हुआ है ये आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे विजिबल कूलर तो आप देखकर क्लियरली बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सी ड्रिंक्स रखी हुई है, ठीक है। तो बाहर से देखकर ही आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सी ड्रिंक यानी कि पेय पदार्थ रखे हुए हैं। आप बाहर से देखकर ही बता सकते हो कि इसके अंदर कौन से ड्रिंक्स यानी कि पेय पदार्थ रखे हुए हैं, और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विजिबल कूलर, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ और मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं एक एक करके। विजिबल कूलर्स आर बेस्ट सूटेड टू कूल द प्रोडक्ट एंड टू डिस्प्ले देम एट द सेम टाइम, ठीक है। दृश्यमान कूलर उत्पादों को ठंडा करने और उन्हें एक ही समय में प्रदर्शित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। ठंडा भी करता रहेगा, साथ ही साथ आप इन्हें बाहर से भी देख सकते हो। द वर्टिकल स्टोरेज कूलर्स आर डिजाइन टू कूल यूनिफॉर्मली एंड इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी, ठीक है। यह कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप बाहर से इनके अंदर क्या रखा हुआ है ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें यूवी प्रोटेक्टेड अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्टेड गैल्वेनाइज्ड शीट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये जो सेल्फ लगी हुई है जाली टाइप की जो लगी हुई है, ठीक है, आप जो बोतल है इसके साइज के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हो। एडजस्टेबल प्लास्टिक कोटेड वायर मैश सेल, समायोज्य प्लास्टिक लेपित तार जाल अलमारियां, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम, काफी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सिस्टम होते हैं, ठीक है।
और रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल जो किया गया है वो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134 का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेंट R134 का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिफॉर्म कूलिंग बाय फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म कूलिंग बाय फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी एक बार देखो यहां तक, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब कुछ पॉइंट आपको इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए भी याद रखने हैं। ठीक है, देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर नॉर्मली हम बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, ये उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, उष्मा के कुचालक पदार्थ। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से होते हैं, जो उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अपने आर पार ये हीट के ट्रांसफर को रोकते हैं। ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण इनके द्वारा नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे जैसे इनकी थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हीट ट्रांसफर आपका कम होता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अगर पहले की हम बात करें, पहले आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल और भी आपके बहुत सारे मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इनमें से ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। ठीक है, देखिएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉर्क वाज, ठीक है, अगर पहले की आप बात करोगे तो पहले कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता था। फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉर्क वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इंसुलेशन मटेरियल, लंबे समय तक कॉर्क, ठीक है, को सर्वोत्तम इंसुलेशन सामग्री माना जाता था। आपने सिंपल देखा होगा जब आप कभी लैब वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो बोतल रखी होती है और बोतल के ऊपर एक रबर टाइप का ढक्कन से चढ़ा होता है, यही क्या होती है, इसे ही हम कहते हैं कॉर्क। तो एक कॉर्क सभी ने देखी होगी। तो पहले जो इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया था वो मेनली आपका कॉर्क था। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ ग्लास वूल, मिनरल वूल, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन, पॉलीयूरेथेन, ETC कॉर्क इज रेयरली यूज्ड नाउअडेज। ठीक है, लेकिन अब आपके कांच की ऊन है, ठीक है, खनिज ऊन है, ऊन की जगह अगर वूल कर लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कांच वूल या ग्लास वूल इसे लिख सकता है। ठीक है, खनिज वूल या मिनरल वूल इसे लिख सकता है। ठीक है, विस्तारित पॉलीस्टाइनिन, पॉलीयूरेथेन, ठीक है, इन सभी के यूज होने से कॉर्क का जो इस्तेमाल है अब थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ज्यादा अच्छी होती है अगर कॉर्क से हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इन इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर आप बात करोगे तो इन्हें दो पार्ट में रखा जाता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनता है। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या कहता है, इन्हें दो पार्ट में रखते हैं। इनमें एक होता है इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। ठीक है, तो एग्जामिनर यहां से आपसे पूछ सकता है कि इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से होते हैं, एग्जामिनर आपसे यहां से पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अगर इनऑर्गेनिक की आप बात करोगे तो इसमें आपका ग्लास वूल है, इसमें आपका स्लैग वूल है, ठीक है, इसमें आपके सिरामिक प्रोडक्ट हैं, इसमें आपका एस्बेस्टस है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक की आप बात करोगे तो कॉर्क,
कॉटन, रबर, फोम, सॉडस्ट, राई हस्क, ठीक है, राइस हस्क, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीयूरेथेन, फिनोथर्म, ये सभी क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक फिब्रस मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी इंसुलेशन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, ठीक है, और ये सभी भी आपको याद रखने हैं सीधा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ तक देखिएगा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नाम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीधा आपको एग्जाम के लिए तैयार करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखिएगा इसमें, वर्क इन कूलर्स। तो ये भी इसी नाम से ही पूछा जाता है, वर्क इन कूलर के नाम से ही। ठीक है, सेम इसी नाम से ही पूछा जाता है, वॉक इन कूलर क्या होते हैं और यहाँ पर कितना टेम्परेचर आपको बनाए रखना होता है। चलिए, तो बच्चे वॉक इन कूलर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके होते हैं 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें हम जहां पर लगाना होता है तो सीधा आप फ्लोर पर भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, और ये अपने फ्लोर के साथ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक आपने सीमेंट टाइप का पूरा बेस बनाया और उसी पर इन्हें सेट कर दिया जाता है। ठीक है, या कोई मेटल वगैरह का फ्लोर बनाकर इन्हें सेपरेट भी हम रख सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पर अगर हम वॉक इन कूलर के टेम्परेचर की बात करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बनाए रखने के लिए वॉक इन कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, कभी कभी आपको देगा कि कितनी स्टोरेज वॉल्यूम के लिए कितने टन की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि स्टोरेज वॉल्यूम जो है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा डेटा है ये आपका। एक तरफ कहता है स्टोरेज वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आपको जो चीजें स्टोर करके रखनी है वो कितने आयतन में स्टोर करके रखनी है। ठीक है, एक तरफ आपको आयतन गिवन है स्टोरेज का, एक तरफ आपको इसमें स्टोरेज आयतन गिवन है और ये वैल्यू मीटर क्यूब में गिवन है, और दूसरी तरफ आपको टन में कैपेसिटी गिवन है कि उस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये डेटा आपके किसके लिए है, वॉक इन कूलर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर स्टोरेज वॉल्यूम की आप बात करोगे 5 मीटर क्यूब की स्टोरेज वॉल्यूम है, तो इसके लिए आपके सिस्टम की जो कैपेसिटी होनी चाहिए 1 से लेकर 1.5 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10 मीटर क्यूब का आपका स्टोरेज वॉल्यूम है तो कैपेसिटी 2.5 से लेकर 3 तक होनी चाहिए, और 20 का अगर आपका सिस्टम है तो 3 से लेकर 5 तक की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, इधर आपको टन में कैपेसिटी गिवन है और इधर आपको
मीटर क्यूब में इसका स्टोरेज वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो इस डेटा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको एग्जाम के लिए सीधा याद। चलिए, तो ये आपकी कुछ कुछ मेन मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहां तक ही रखते हैं। चलिए, तो बच्चे यहां तक आपकी इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। आपका जितना मेन आरएसी का पार्ट है, ठीक है, वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चा इतना भी नहीं कवर कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा अभी, ठीक है, आपका अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस बची हुई हैं, और मैं अगर मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, ठीक है, तो लगभग कम से कम 50 घंटे की अभी आपकी वही बची हुई है। ठीक है, 50 आवर्स की अभी जो रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपको कहा था वो मिलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास ये आपकी मोर देन 50 आवर्स होने वाली है। ठीक है, 50 घंटा से ज़्यादा ही आपकी रिकॉर्डेड क्लास होंगी। और साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये भी आपको कवर करनी है। तो मुझे जो लगता है जितनी थ्योरी हम कर चुके हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। पहले आपको ईमानदारी से अच्छे से इतना कवर करना है। ठीक है, इतना कवर करने के बाद आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना है। आप अपना स्कोर चेक करोगे कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद, ठीक है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है? निमी बुक आपको पढ़नी है। निमी बुक कैसे मिलेगी? तो जाना ऑनलाइन, ठीक है, गूगल पर जाना, सर्च करना, निमी बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक समय बाद ऐसा होगा कि आपका जो टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो बढ़ने बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं करेंगे, वो फिक्स हो जाएगा आपका स्कोर। ठीक है, मान लीजिए 70 पर जाकर अटक गया है तो 70 ही रहेगा, 80 पर अटक गया है तो 80 पर ही अटक गया है। ठीक है, आप टेस्ट देते रहोगे, वो स्कोर लगभग इतना ही रहेगा। तो इतना ये भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके किसी टेस्ट में 100 नंबर आते हैं, किसी में 50 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, किसी में 110 आते हैं। इतना ज्यादा स्कोर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने स्कोर को एक सेट कर लेना। ठीक है, मान लिया आपने 5 टेस्ट दिए और नंबर इंक्रीज करते करते आपका अगर 80 मार्क्स के आसपास पहुंच गए हैं तो हर एक टेस्ट में आपका 80 के आसपास ही स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तब ये समझना कि हमसे इतनी सारी चीजें आ गई हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप रैंडमली ऑप्शन टिक करते हो और वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, आप जितने भी टेस्ट दोगे तो वहां पर आपको ऐसे ही आंसर टिक नहीं करने हैं कि एक बार कर लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, तो उससे आपको अपनी तैयारी का आइडिया नहीं लगेगा। ईमानदारी से जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने टेस्ट जो सोल्व करोगे, ठीक है, इसका जो स्कोर होगा इस स्कोर को फिक्स कर लेना है कि अब ये बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज ना करें। ठीक है, जब आपको लगे कि मेरा 80 नंबर पर जाकर स्कोर अटक गया है, अब इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अब साइड में नीमी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये नीमी बुक क्या करेगी? आपके स्कोर को इंप्रूव कराने में हेल्प करेगी। दूसरा, यूथ पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप साथ में स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी डेटा में कोई गड़बड़ है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में कोई डाउटफुल लगता है, तो उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। आप मुझे मेरे नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है, उसे चेक कर लिया जाएगा। किसी कंसेप्ट में आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, या कुछ एरर है, तो उसे चेक कर लेंगे, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर किसी बच्चे का और डाउट है कोई, मुझे बताइएगा। बाकी यहाँ तक आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, और आज की क्लास को रखेंगे इतना ही। बोलो भाई, इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल, बिना टेस्ट दिए आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बच्चे, टेस्ट तो आपको देने ही होंगे, टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आप अपनी तैयारी का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स 100% स्कोर अगर किसी का नहीं आता है तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मेरे 10 में से 9 आते हैं, तो तब भी भूल जाओ, 10 में से 9 आने पर भी सिलेक्शन नहीं होना। रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको 100% स्कोर करना ही होगा। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई एक दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को सही कर ले जाएगा। ट्रेड, जीएस और इंग्लिश, इनमें स्कोर करना इतना आसान नहीं है। स्पेशली ट्रेड में स्कोर करना बड़ा ही कठिन काम है, ठीक है। इतनी आसानी से स्कोर नहीं हो पाता है। रीजन आपको पता है, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, और उसमें भी डेटा इतना है कि आप याद करते करते परेशान हो जाओगे, फिर भी डेटा आपका खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास जो मिलेगी, आपको ये तैयार करना है, ठीक है। सारा सिलेबस रिवाइज करना है, टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं और अपने स्कोर को चेक करना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन लगाते रहो, जो डाउट आएंगे उनका डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए, ठीक है, ओके ओके, ठीक है बच्चे, फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।